आज के टॉपिक में पढ़ेंगे फॉर्मल स्टाइलिस्टिक एंड इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक और इनके एस्पेक्ट्स को भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल पोजीशन ऑफ स्टाइलिस्टिक में आज का हमारा टॉपिक फॉर्मल स्टाइलिस्टिक है। इससे पहले हमने थ्योरेटिकल पोजीशन ऑफ स्टाइलिस्टिक को समझ लिया है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन इसका थोड़ा सा ओवरव्यू फिर भी आपको बता देता हूँ कि थ्योरेटिकल पोजीशन ऑफ स्टाइलिस्टिक एक ऐसा प्रोस्पेक्टिव वे है या एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको यूज़ करते हुए स्कॉलर और रिसर्चर्स एक लैंग्वेज को समझते हैं, उसकी स्टडी करते हैं और साथ ही साथ इस फ्रेमवर्क के ज़रिए से उस लैंग्वेज के स्टाइल को समझते हैं। अब इस लैंग्वेज के स्टाइल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनको हमने थ्योरेटिकल पोजीशन ऑफ स्टाइलिस्टिक के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक फॉर्मल स्टाइलिस्टिक की तरफ। फॉर्मल स्टाइलिस्टिक इज द ब्रांच ऑफ स्टाइलिस्टिक इन विच स्टडीज आर फोकस्ड ऑन द फॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज एंड इट्स लिटरेरी टेक्स्ट। मीन्स ये कि फॉर्मल स्टाइलिस्टिक भी स्टाइलिस्टिक की ही एक ब्रांच है जिसके अंदर हम एक लैंग्वेज के फॉर्मल एस्पेक्ट्स को ज़ेरे बहस लेकर आएंगे या फॉर्मल एस्पेक्ट्स का एनालाइज करेंगे। देखें, फॉर्मल वर्ड का मीनिंग होता है ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड या ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। जैसे ऑफिशियली तौर पर पहचान लिया गया हो या ऑफिशियली मीन्स के प्रोफेशनली नहीं जिस तरह से होता है, इसी तरह ऑफिशियली तौर पर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल का मीनिंग होता है। तो यहाँ पर हमने एक लैंग्वेज के जो फॉर्मल एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि एक लैंग्वेज के जो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, जो उसके ऐसे पॉइंट हैं जिनके बगैर वो लैंग्वेज को एनालाइज नहीं किया जा सकता, वो लैंग्वेज के बेसिक से एस्पेक्ट्स हैं, उनके बगैर वो लैंग्वेज बन ही नहीं सकती। तो हमने उन तमाम पॉइंट्स को इसके अंदर यानी स्टाइलिस्टिक की ये जो ब्रांच है ना फॉर्मल स्टाइलिस्टिक, इसके अंदर हम किसी भी लैंग्वेज के, किसी भी पैसेज के, किसी भी गिवन टेक्स्ट के जो फॉर्मल एस्पेक्ट्स हैं उनका एनालाइज करेंगे। अब जिनको पता है कि फॉर्मल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं उन्हें तो पता चल गया होगा कि किन किन पॉइंट्स का एनालाइज करना है, मींस के किन किन पॉइंट्स को देखकर आगे बढ़ना है। तो जिन्हें नहीं पता तो फिर हम रिपीट कर लेते हैं कि फॉर्मल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। फॉर्मल एस्पेक्ट्स में नंबर 1 पे आ जाता है टेक्स्ट को एनालाइज करना, मींस के इसकी ग्रामर को देखना, वोकैबुलरी को देखना, सिंटैक्स को देखना और सिमेटिक्स को देखना और फोनोलॉजिकल ऑर्डर्स को देखना। तो इन तमाम चीज़ों को जब हमने एनालिटिकल यानी इनका एनालाइज करना है, तो यानी जो फॉर्मल एस्पेक्ट्स हैं इनको एक एक को अच्छी तरह से समझना है कि जो इसके अंदर वोकैबुलरी यूज़ हुई है, मीन्स के जो चॉइस ऑफ द वर्ड्स है वो ठीक है या नहीं। देन हमने देखना है कि इसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो ठीक है, यानी एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है या नहीं। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर फोनोलॉजिकल ऑर्डर को देखना है कि यानी जो वर्ड्स का साउंड पैटर्न है वो ठीक है या नहीं। देन उसके बाद हमने इसका जो सिंटैक्स है, मीन्स के ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स का ऑर्डर होता है, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तो ये तमाम चीज़ें सिंटैक्स के अंदर देखी जाती हैं। देन उसके बाद सिमेंटिक्स को आपने देखना है कि इसके अंदर जो सेंटेंसेस हैं, जो फ्रेज हैं, उनका जो मीनिंग है वो दुरुस्त है या नहीं। तो फॉर्मल एस्पेक्ट्स में सबसे पहले नंबर पर टेक्स्ट को क्रिटिकली देखा जाएगा। देन उसके बाद आपने लेक्सिकल चॉइस या लेक्सिकल साउंड्स ऑफ वर्ड्स को भी देखना है। एक होता है लेक्सिकल वर्ड्स और एक होता है फोनोलॉजिकल साउंड्स ऑफ वर्ड। इस चीज़ को आप समझते हैं ना कि लेक्सिकल वर्ड चॉइस होती है ना, इसके अंदर वर्ड्स की रेपिटेशन की जाती है, यानी वर्ड्स को एक ही वर्ड्स होते हैं बार बार लिखा जाता है। तो इस तरह से आपने जो चार्ल्स मैंने बताया था ना प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि चार्ल्स डिकेंसन का जो द टेल ऑफ द टू सिटीज़ एक नॉवल है, उसके अंदर उसने कहा था ना कि इट वाज द बेस्ट टाइम एंड इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। यानी कि देखें कि इसके अंदर रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स भी है, रेपिटेशन ऑफ साउंड्स भी है। तो इस तरह अगर टेक्स्ट के अंदर सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं तो आपने इस चीज़ को भी देखना है कि ये लेक्सिकल चॉइस है वर्ड्स की या फोनोलॉजिकल साउंड्स आ रही हैं। फोनोलॉजिकल साउंड्स मीन्स के जो साउंड्स की पैटर्न, जो साउंड्स पैटर्न है ना, जैसे वाज का देखें दोनों सेंटेंसेस के अंदर यूज़ हुआ है। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, यानी वर्ड्स भी एक जैसे यूज़ हुए हैं दोनों सेंटेंसेस के अंदर। और इसके अलावा इनके जो वर्ड्स के साउंड्स हैं
वो भी आप देखें, यानी फोनोलॉजिकल ऑर्डर भी सेम ही यूज़ हुआ है। तो टेक्स्ट के अंदर ये भी चीज़ आपने देखकर चलना है। और ये किस लिए यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, ये फॉरग्राउंडिंग के लिए, यानी टू टेक अटेंशन ऑफ द रीडर्स। ये एक स्ट्रेटजी है जिसको स्टाइलिस्टिक के अंदर यूज़ किया जाता है ताकि रीडर्स की अटेंशन जो है वो पैसेज की तरफ आ सके। इससे आगे आपने फिगरेटिव लैंग्वेज, यानी जो गिवन पैसेज होगा, जो गिवन टेक्स्ट होगा, इसके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं उनको देखना है कि इसने जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए हैं वो कौन कौन से हैं। फिगर ऑफ स्पीच आप समझते हैं ना, कि जैसे सिमिली, मेटाफर, सिंबल्स का यूज़ किया गया है, पैराडॉक्सिस का यूज़ किया गया है। तो आपने गिवन पैसेज के अंदर इस चीज़ को भी देखना है जब आपने फॉर्मल एक्सपेक्ट्स को देखना है कि जो फिगर ऑफ स्पीच है, यानी फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ राइटर ने कब और कैसे किया है। एंड उसके बाद आपने गिवन पैसेज से राइटर का मूड और उसकी टोन को भी समझना है, यानी जो सेंटेंस के अंदर उसने किस तरह से क्रिएटिव एलिमेंट्स का यूज़ किया है, किस तरह से उसने ट्रेजिक एलिमेंट्स का या कॉमेडी एलिमेंट्स का यूज़ किया है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि राइटर ने किस टोन के अंदर लिखा है, किस मूड के अंदर लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने थॉमस हार्डी का नॉवल टेस्ट द रूबर विल्स पढ़ा है तो उसके अंदर आप देखते हैं कि किस तरह से थॉमस हार्डी ने जब टेक्स्ट को लिखना शुरू किया तो उसके जो फॉर्मल एस्पेक्ट्स थे वो किस तरह से क्रिएट हुए, मतलब कि उसने क्रिएटिव लैंग्वेज को यूज़ किया। शुरू के अंदर जो इमोशंस थे, जो रीडर्स की फीलिंग्स थी, उसको इसने प्राइमरी लेवल के ऊपर रखा। फिर देन जैसे जैसे स्टोरी बढ़ी उसने अपना टोन और अपने मूड को भी ट्रेजिक की तरफ रुझान दिया, यानी जो टेस्ट है उस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट है उसके साथ किस तरह से ज्यादतियाँ होती हैं और किस तरह से वो एक मजलूम बन जाती है, और टिल द एंड नॉवल के ऊपर जाकर जब उसको फांसी दे दी जाती है। तो वो तमाम चीज़ें, यानी कि पूरे नॉवल के अंदर उसने ट्रेजिक एलिमेंट्स का यूज़ किया है। मीन्स ये कि थॉमस हार्डी तो अब रीडर्स के पास मौजूद नहीं थे ना, लेकिन जब रीडर्स ने उनका नॉवल पढ़ा तो उनको पता चल गया कि थॉमस हार्डी ने इसके अंदर ट्रेजिक टोन एंड मूड को यूज़ किया है। तो इस तरह जो एक फॉर्मल लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर हम टोन एंड मूड ऑफ द राइटर और ऑथर को भी देखते हैं। अगर गिवन पैसेज या टेक्स्ट हमारे पास पोएट्री की शक्ल में है तो फिर हम इसकी राइमिंग स्कीम को भी चेक करते हैं, जो वर्ड का साउंड पैटर्न्स है उसको भी चेक करते हैं, क्योंकि ये भी फॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज के अंदर ही, इसके एलिमेंट्स के अंदर ही ये चीज़ आ जाती है कि किसी गिवन टेक्स्ट के यानी कि पोएट्री की राइमिंग स्कीम को चेक करना और इसके साउंड पैटर्न, जिसको मैंने पहले ही बता दिया है फोनोलॉजिकल और लेक्सिकल ऑर्डर्स के अंदर कि ये क्या चीज़ें होती हैं, इन चीज़ को भी देखा जाता है। इसके अलावा जो आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया गया है, यानी एक पोएट्री से रिलेटेड तमाम चीज़ें फिर लैंग्वेज के फॉर्मल एस्पेक्ट्स के अंदर देखी जाती है। तो आपको जहाँ तक ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो फॉर्मल स्टाइलिस्टिक है, ये स्टाइलिस्टिक की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम एक लैंग्वेज के जो फॉर्मल एस्पेक्ट्स हैं इनके ऊपर फोकस करते हैं। और फॉर्मल एस्पेक्ट्स के अंदर सबसे पहले हम टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं, उसकी वोकैबुलरी वगैरह को चेक करते हैं, देन उसके बाद हम उसका लेक्सिकल एंड फोनोलॉजिकल ऑर्डर चेक करते हैं, देन उसके बाद हम जो उसके अंदर फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ हुआ है उसको देखते हैं, उसके बाद जो राइटर है उसका टोन एंड मूड को चेक करते हैं, और अगर गिवन पैसेज हमारे पास पोएट्री की शक्ल में मौजूद हो तो हम उसकी राइमिंग स्कीम और साउंड पैटर्न को देखते हैं। Affective stylistic is also a branch of stylistic which deals with our focus on how a language used by a writer to create emotions and feeling in reader in his text, or we say that through his text, and how the reader interpret the writer's text। मीन्स ये कि जो अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक है ये भी स्टाइलिस्टिक की ही एक ब्रांच है, और इसके अंदर हम ये समझते हैं ये ब्रांच इस चीज़ से डील करती है कि एक जो ऑथर है, एक जो लिखने वाला राइटर है, उसने किस तरह से कौन कौन से एलिमेंट्स का यूज़ कर दिया कि जो रीडर हैं उनके जो इमोशंस हैं, उनकी जो फीलिंग है, उनका इंटरेस्ट जो है वो उसके पैसेज की तरफ आ गया। देन उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो रीडर हैं यानी जो पढ़ने वाले हैं, क्या उन्होंने भी जो राइटर ने मीनिंग क्रिएट करना चाहे हैं, यानी राइटर ने जो एक मैसेज देना चाहा है उसने अपने वर्क के अंदर जो थीम्स को इंक्लूड किया है, क्या रीडर ने भी उनको उन्हीं मानों के अंदर इंटरप्रेट किया है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि राइटर ने एक बात किसी और वे के अंदर लिख दी और जब रीडर ने उसको पढ़ा तो किसी और वे के अंदर ले लिया। तो इस तमाम चीज़ को समझने के लिए, यानी रीडर ने जो समझा और राइटर ने जो लिखा, इसके दरमियान जो इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शंस हैं, यानी अट्रैक्शंस बिटवीन रीडर एंड राइटर, इस चीज़ को समझने के लिए हम अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक का यूज़ करते हैं।
अब इस अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक के कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम जज करके ये समझते हैं कि किस तरह से एक राइटर लिख रहा है और किस तरह से फिर एक रीडर उससे मीनिंग इंटरप्रेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम उसका जो लैंग्वेज है ना, यानी कि जो उसने इमोशनलाइज करने के लिए रीडर को जिस जिस वर्ड्स का यूज़ किया है, जिस जिस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है, सिमिली का यूज़ किया है, मेटाफर का यूज़ किया है, जिन सिंबल्स का यूज़ किया है, प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है, यानी फर्स्ट नंबर पे हमने जो इमेजिनेटिव लैंग्वेज है यानी जो उसने यूज़ की है कि रीडर्स की अटेंशन उसकी तरफ आए, कौन से ऐसे एलिमेंट्स यूज़ किए हैं जो रीडर्स की जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं, उनको मज़ीद बढ़ा रहे हैं, उनके अंदर उनकी रीडिंग के साथ साथ उनके अंदर फीलिंग एंड इमोशंस को भी क्रिएट कर रहे हैं। मीन्स ये कि इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक के पहले एस्पेक्ट्स में आपने ऐसे तमाम वर्ड्स को, ऐसे तमाम फिगर ऑफ स्पीच को देख लेना है, चुन लेना है, अलहदा कर लेना है, जो एक राइटर यूज़ कर रहा है अपने रीडर्स की फीलिंग्स और इमोशंस को डेवलप करने के लिए या अपने पैसेज की तरफ अपने रीडर्स का इंटरेस्ट गेन करने के लिए। इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक के एस्पेक्ट्स में सेकंड नंबर पे आपने नरेशन को समझना है। नरेशन मीन्स समझते हैं ना कि किस प्रोस्पेक्टिव वे के अंदर बात की गई है, यानी जो फर्स्ट पर्सन नरेशन है, जो सेकंड पर्सन नरेशन है, थर्ड पर्सन नरेशन है, इनको हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है कि इन नरेशंस के थ्रू एक दफ़ा वो स्लाइड्स मैं स्क्रीन के ऊपर चलवा देता हूँ, आप पाज करके वीडियो को वो रीड आउट कर लीजिएगा कि फर्स्ट पर्सन नरेशन क्या होती है या सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की आगे टू फर्दर और टाइप्स हैं। तो बच्चे वो शो कर दें यहाँ स्लाइड्स यहाँ स्क्रीन के ऊपर। हाँ, फर्स्ट पर्सन वाली पहले करें। तो ये फर्स्ट पर्सन, हाँ, तो ये स्लाइड्स आप खुद देख लीजिएगा पास करके, इतना टाइम नहीं है। तो इसके अंदर यानी कि अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक के अंदर नरेशन को देखा जाता है। देन इसके बाद आपने जो राइटर है, जो ऑथर है, इसने किस टोन के अंदर, किस मोड के अंदर अपने पैसेज को लिखा है, इस चीज़ को जज करना है। और उसका हमने पहले ही बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है कि इस चीज़ को जज करने के लिए हमने उसका जो पैसेज है उसको रीड आउट करना है कि इस राइटर ने जो टेक्स्ट, जो पैसेज, जो नॉवल, जो शॉर्ट स्टोरी लिखी है, तो इसको पढ़ने के बाद हमारे अंदर कौन सी फीलिंग बेदार हो रही है, कौन सी फीलिंग क्रिएट हो रही है, कैसे इमोशंस आ रहे हैं। तो उन इमोशंस से फिर पता चल जाएगा कि वो ट्रेजिक वर्क है, कॉमेडी वर्क है, डिलाइट हो रहे हैं आप, या उससे आपके जो इमोशन है अनहैप्पी हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, या आप इंटरटेन हो रहे हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि राइटर ने अपने लिटरेरी वर्क के अंदर कौन से टोन एंड मोड का यूज़ किया है। यानी अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक के अंदर आपने राइटर का जो टोन एंड मोड है इसको भी जज करना है। देन इसके बाद आपने स्पेक्टिकल व्यू का भी जायज़ा लेकर चलना है। मीन्स ये कि एक राइटर ने अपनी राइटिंग को क्रिएटिव करने के लिए कौन कौन से स्पेक्टिकल व्यूज़ समझते हैं ना, वैसे तो इसे ड्रामा की एक टर्म है, यानी द अपीयरेंस ऑफ द स्टेज, जिसे हम टेक्स्ट के अंदर इमेजरी और सिंबलिज्म कह सकते हैं कि राइटर ने कौन कौन से ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जिनको पढ़ने के बाद हमारे जो माइंड के अंदर एक विजुअल कॉन्सेप्ट बन जाता है, और हम सिंबलिज्म उसने कौन से ऐसे यूज़ किए हैं जिनको पढ़ने के बाद हमारे माइंड के अंदर एक विजुअल कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक विजुअल पिक्चर बन जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को भी आपने अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक के अंदर पढ़ना है। देन उसके बाद आपने ना इस राइटर के अंदर यानी इसकी राइटिंग के अंदर एक होता है एलिमेंट म्यूजिक का, वो ड्रामा के अंदर आमतौर पर यूज़ होता है। तो इसके अंदर आपने इसकी जो साउंड डिवाइस है उसको भी जज करके चलना है। ये तो नहीं होगा कि राइटर खुद आके आपको कुछ गा के सुनाए। मीन्स ये कि जो आपके पास पैसेज है, राइटर का जो लिखा हुआ टेक्स्ट मौजूद है, इसके अंदर इसने कुछ ऐसे साउंड डिवाइसेस, कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया होगा, कुछ ऐसी पोइट्री मारी होगी कि जिससे आपको एक म्यूजिकल वेव यानी आपके माइंड में एक म्यूजिकल वेव सी आए। तो इन तमाम वर्ड्स को भी आपने अलहदा कर लेना है। जिस तरह से जो अरिस्टोटल है, इन्होंने तो ये कह दिया था कि म्यूज़िक ड्रामे का इतना ख़ास एलिमेंट्स है कि इससे ही जो ट्रेजिक है उसकी शुरुआत हुई। लेकिन वो कहता था ना कि जब आपको याद होगा कि गॉड ऑफ डायनेसिस के सामने एक गॉड को ज़िबा किया जाता था, और जब उस गॉड को ज़िबा यानी बकरी को ज़िबा करने लगते थे तो कुछ लोग मिलकर अपने मुंह से कुछ साउंड प्रोड्यूस किया करते थे, मीन सॉन्ग्स गुनगुनाया करते थे। तो वहाँ से फिर जो सुनने वाले होते थे, गॉड तो ज़िबा हो रही होती थी, उनके अंदर भी ना बड़ी सैडनेस सी, बड़ी अनहैप्पी फीलिंग सी बेदार हो जाती थी। तो अरिस्टोटल का मानना यह है कि वहाँ से ही ट्रेजिडी का आगाज़ हो गया। मीन्स के द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज कंप्लीट सीरियस एंड हैविंग द सर्टेन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ट्रेजिडी। तो अरिस्टोटल का मानना यह है यहाँ से फिर ट्रेजिडी का आगाज़ हुआ। तो हमने अफेक्टिव
स्टाइलिस्टिक के अंदर साउंड डिवाइसेस और म्यूजिक को भी समझकर चलना है। तो ये थे इसके कुछ अहम पॉइंट्स जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि हम एक पैसेज को, एक टेक्स्ट को एनालाइज कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम जितने चाहें मर्जी पॉइंट्स से इसका एनालाइज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। लेकिन जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको मैंने बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि फॉर्मल स्टाइलिस्टिक और अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में प्रैग्मेटिक्स और फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।